कहानी की शुरुआत होती है ग्रिशा से, जो रूस के सबसे अमीर लोगों में से एक पावेल का इकलौता बेटा है। बचपन से ही उसे हर चीज बिना मेहनत के मिली है, इसलिए वह बेहद बिगड़ चुका है। उसे किसी की इज्जत करना नहीं आता। वह घमंडी है, बदतमीज है और हर समय किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता है। ग्रिशा का पूरा दिन सिर्फ पार्टी करने, शराब पीने और लड़कियों के साथ घूमने में बीतता है। उसे कभी किसी काम की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसके पिता हर बार उसे बचा लेंगे। एक रात वह एक लड़की को अपनी कार में घुमाने का वादा करता है, लेकिन जब लड़की उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देती है तो ग्रिशा उसे सुनसान सड़क पर छोड़कर अकेला चला जाता है। इसके बाद वह तेज रफ्तार में कार दौड़ाता हुआ जा रहा होता है कि तभी ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। पुलिस अधिकारी कैप्टन सेम्योनोव उसके पास आता है और चालान काटने की तैयारी करता है, लेकिन ग्रिशा हमेशा की तरह रिश्वत देकर मामला खत्म करना चाहता है। वह पैसे निकालकर सेम्योनोव को देता है, लेकिन इस बार सामने वाला पुलिस अधिकारी ईमानदार होता है। वह रिश्वत लेने से साफ इनकार कर देता है। यह बात ग्रिशा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे अपनी गलती की सजा भुगतने की आदत ही नहीं है। वह अचानक कार भगाने की कोशिश करता है। सेम्योनोव उसे रोकने के लिए कार के सामने आ जाता है, लेकिन ग्रिशा को किसी की जान की परवाह नहीं होती। वह कार रोकने की बजाय और तेज चला देता है। सेम्योनोव कार के बोनट से लटक जाता है, लेकिन ग्रिशा फिर भी नहीं रुकता। कुछ देर बाद पुलिस किसी तरह उसे पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। थोड़ी ही देर में उसके पिता पावेल पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वह अपने पैसे के दम पर बेटे की जमानत करवा देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जेल की कोठरी में बैठा ग्रिशा भी नौकरों की तरह आदेश देता रहता है, मानो वह किसी होटल में बैठा हो। पुलिस चीफ पावेल को बताता है कि पिछले कुछ महीनों में ग्रिशा ने करोड़ों का नुकसान किया है। उसने कई महंगी गाड़ियां तोड़ी हैं, एक आलीशान यॉट बर्बाद कर दी और अब एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को अस्पताल पहुंचा दिया है। अगर अब भी उसे नहीं रोका गया तो एक दिन वह किसी की जान ले लेगा। पावेल अपने बेटे को खूब डांटता है। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं बदली तो वह उसे अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देगा, लेकिन ग्रिशा जरा भी नहीं डरता। उसे अच्छी तरह पता है कि उसके पिता सिर्फ गुस्सा करते हैं, लेकिन आखिर में हमेशा उसे बचा लेते हैं। यही वजह है कि वह उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। अपने बेटे की हरकतों से परेशान होकर पावेल अपनी दोस्त अनास्तासिया के पास जाता है, जो एक टीवी प्रोड्यूसर है। वह उससे पूछता है कि आखिर ग्रिशा को कैसे सुधारा जाए। अनास्तासिया कुछ देर सोचती है और फिर उसे एक ऐसे आदमी के बारे में बताती है जो फिल्मों के लिए बेहद असली दिखने वाले स्पेशल इफेक्ट्स और सेट तैयार करता है। उसका नाम है लेव अर्नाल्डोविच। उसके तरीके अजीब जरूर हैं, लेकिन अब तक वह कई लोगों की जिंदगी बदल चुका है। पावेल उसके घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि लेव छत से रस्सी में लटका हुआ है। एक पल के लिए पावेल घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल लेव हंसते हुए नीचे उतर आता है। असल में यह सब उसकी बनाई हुई एक नकली सेटिंग होती है। वह लोगों को असली जैसा भ्रम पैदा करने में माहिर है। इसके बाद वह अपना एक पुराना प्रयोग दिखाता है, कैसे उसने एक सिगरेट पीने वाले आदमी को यह यकीन दिला दिया था कि उसकी उंगली कट गई है और उसी डर की वजह से उसने हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ दिया। यह सब देखकर पावेल थोड़ा डर जाता है। उसे लगता है कि यह आदमी कहीं पागल तो नहीं। वह वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन अनास्तासिया उसे रोक लेती है। वह कहती है कि पहले इसकी पूरी योजना सुन लो, शायद यही आखिरी तरीका है जिससे ग्रिशा की जिंदगी बदली जा सकती है। कुछ दिनों बाद ग्रिशा एक क्लब से बाहर निकल रहा होता है। अभी कुछ देर पहले ही उसका अपने पिता से जोरदार झगड़ा हुआ था। वह गुस्से में बाहर आता है, तभी देखता है कि उसकी महंगी कार टो करके ले जाई जा रही है। वह दौड़कर ट्रक के पीछे भागता है, लेकिन अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति की गोली उसे लगती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक पुराने अस्तबल में पाता है। उसके शरीर पर पुराने जमाने के कपड़े होते हैं। वहां मौजूद एक लड़का आर्त्योम उससे कहता है कि जल्दी से घोड़ों को तैयार करो, वरना मालिक बहुत नाराज हो जाएगा। ग्रिशा कुछ भी समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि शायद वह कोई सपना देख रहा है। इतने में फोरमैन अविमा कालिच वहां पहुंचता है। वह ग्रिशा को घसीट कर बाहर लाता है, उसे लात मारता है और आदेश न मानने पर बुरी तरह डांटता है। उसी समय जमींदार दिमित्री तिमोफेयेव अपने बेटे अलेक्सी के साथ वहां पहुंचता है। वह अविमा को एक कोड़ा देता है और अगले ही पल अविमा ग्रिशा की पीठ पर जोरदार कोड़ा मार देता है। दिमित्री गुस्से में कहता है कि अगर तुरंत घोड़ा तैयार नहीं किया तो अगली सजा इससे भी ज्यादा भयानक होगी, लेकिन ग्रिशा चुप रहने वालों में से नहीं था। जैसे ही मौका मिलता है वह अस्तबल की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। भागते भागते उसे एहसास होता है कि वह किसी पुराने रूसी गांव में पहुंच चुका है, जहां सब कुछ 1860 के दौर जैसा दिखाई देता है, जब रूस में किसानों को आजादी भी नहीं मिली थी। वह गांव वालों से मोबाइल मांगता है, पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात समझ ही नहीं पाता। आखिरकार वह गांव की सीमा तक पहुंचता है, लेकिन भागते समय
एक झील में गिर जाता है। भीग जाने के बाद वह सूखे कपड़े लेने के लिए वापस गांव आता है, लेकिन इस बार उसे पकड़ लिया जाता है। अविमा उसे घसीटते हुए ले जाता है और उसे फांसी देने की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब ग्रिशा की मौत तय है, लेकिन तभी जमींदार की बेटी ग्लाया वहां पहुंच जाती है। आज उसका जन्मदिन होता है। वह अपने पिता से विनती करती है कि इस कैदी को माफ कर दीजिए। वह कहती है कि अब और लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती। अपनी बेटी की बात मानकर दिमित्री आखिरकार ग्रिशा की जान बख्श देता है। उसी समय आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी पूरे गांव के ऊपर से गुजरता है और उड़ते उड़ते गांव के किनारे बने एक रहस्यमयी भवन के अंदर चला जाता है, जहां इस पूरे खेल का असली राज छिपा हुआ है। यह कोई असली पक्षी नहीं था, बल्कि एक ड्रोन था जिसे पक्षी जैसा बनाया गया था, क्योंकि यह पूरा टाइम ट्रैवल नहीं था, बल्कि ग्रिशा को सबक सिखाने के लिए लेव की बनाई हुई एक योजना थी। और पावेल के पैसों की वजह से इतनी बड़ी व्यवस्था तैयार की गई थी। पूरे गांव का कंट्रोल लेव के हाथ में था और उसकी मदद अनास्तासिया कर रही थी, जिसने टीवी प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया था। इसलिए वह बिना किसी गलती के इस पूरे नाटक को चला रही थी। गांव के हर कोने में छिपे हुए कैमरे लगाए गए थे, यहाँ तक कि पेड़ों के अंदर भी कैमरे छिपे थे, और अगर कभी कोई गड़बड़ हो जाती तो दूर बैठा एक स्नाइपर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट मारकर ग्रिशा को तुरंत बेहोश कर देता। जब पावेल ने अपनी आंखों से देखा कि उसके बेटे को सच में कोड़े लगाए जा रहे हैं, तब उसे लगने लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन लेव उसे समझाता है कि यह सब ग्रिशा की भलाई के लिए किया जा रहा है। कुछ देर बाद पावेल देखता है कि लेव और अनास्तासिया किसी बात पर बहस कर रहे हैं। तब वह उनसे पूछता है कि आखिर दोनों के बीच क्या समस्या है। इस पर लेव बताता है कि जब अनास्तासिया ने कहा था कि दोनों ने एक हॉरर फिल्म में साथ काम किया था, तब उसका असली मतलब यह था कि वे दोनों पहले पति पत्नी रह चुके हैं। उधर ग्रिशा अस्तबल में अकेला बैठा यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह सच में अतीत में कैसे पहुंच गया। इसी बीच पूरे गांव के कलाकारों को अगले सीन की स्क्रिप्ट बांटी जाती है। डायरेक्टर सबको नियम याद दिलाता है कि कोई भी लड़की अपने पैर शेव नहीं करेगी, कोई आदमी अपनी दाढ़ी नहीं बनाएगा, और किसी के पास ब्रा, अंडरवियर, कान की बालियां या अंगूठी जैसी आधुनिक चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरा भ्रम टूट सकता है। एलेक्सी अपनी स्क्रिप्ट लेने आता है और रास्ते में अपनी गर्लफ्रेंड लीजा से मिलता है, जो घोड़ों की देखभाल करती थी लेकिन अभिनय नहीं करती थी। इसके बाद वह अग्लाया का मजाक उड़ाता है, क्योंकि कहानी के अनुसार उसे ग्रिशा की प्रेमिका बनना था और उसके साथ रोमांटिक दृश्य करने थे। यह सुनकर एलेक्सी ताना मारते हुए कहता है कि अब समझ नहीं आता कि एक अभिनेत्री और दूसरी औरत में फर्क कहाँ रह गया है। अब ग्रिशा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता था, पतला सूप पीना पड़ता था जिसमें मांस से ज्यादा मक्खियां होती थीं, घोड़ों के साथ काम करना पड़ता था जिनसे वह बहुत डरता था, जंगल में जाकर शौच करना पड़ता था, बिना अंडरवियर के मोटी पैंट पहननी पड़ती थी, और जरा सी बदतमीजी करने पर उसे कोड़े पड़ते थे। एक दिन दोपहर में जब वह थोड़ा आराम कर रहा था, तभी उसने अग्लाया को रोते हुए देखा। अग्लाया ने बताया कि उसके पिता उसकी शादी एक बहुत बूढ़े अमीर आदमी से करवाना चाहते हैं, लेकिन ग्रिशा उसे दिलासा देने की बजाय कहता है कि इसमें दुखी होने की क्या बात है, वह बूढ़ा आदमी जल्दी मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम्हें मिल जाएगी। कुछ दिन बाद ग्रिशा एक मुर्गी चुरा लेता है और आर्त्यम से सूप बनाने का सामान लाने के लिए कहता है। आर्त्यम सारी मेहनत करता है, लेकिन खाना बनने के बाद ग्रिशा अकेले ही पूरा सूप खा जाता है और अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। जब मुर्गी चोरी होने का पता चलता है, तब मुखिया सबको इकट्ठा करके कहता है कि जिसने चोरी की है वह खुद सामने आ जाए, वरना किसी एक को बिना वजह कोड़े लगाए जाएंगे। लेकिन ग्रिशा एक बार फिर चुप रहता है और उसकी जगह बेचारे आर्त्यम को सजा मिल जाती है। कुछ देर बाद आर्त्यम अपनी पीठ पर पड़े घाव ग्रिशा को दिखाता है, लेकिन इसके बाद भी ग्रिशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी नजर लीजा पर पड़ती है, जो घोड़े से उतर रही होती है। उसी समय उसकी स्कर्ट थोड़ा फंस जाती है और ग्रिशा देख लेता है कि उसने आधुनिक अंडरवियर पहन रखा है। अब उसे शक होने लगता है कि यह पूरा मामला कुछ और है। वह तुरंत लीजा के पीछे दौड़ता है और उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है ताकि दोबारा देख सके, लेकिन गांव वाले तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और उसे लीजा से अलग कर देते हैं। उधर पावेल यह देखकर परेशान हो जाता है कि ग्रिशा में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। वह पूरा प्रोजेक्ट बंद करने का फैसला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि ग्रिशा लीजा से माफी मांगना चाहता है। शुरुआत में गांव वाले कलाकार उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि कहानी के अनुसार ग्रिशा को लीजा के बारे में पता नहीं होना चाहिए था। लेकिन लेव इसे एक अच्छा मौका मानता है और सभी कलाकारों को आदेश देता है कि वे ग्रिशा को लीजा का घर बता दें। ग्रिशा वहां पहुंचकर लीजा से दिल से माफी मांगता है। एहतियात के तौर पर लीजा को एक लकड़ी का डंडा भी दिया जाता है जिसमें नुकीली कील लगी होती है। लीजा उसकी माफी स्वीकार कर लेती है, लेकिन साफ कहती है कि वह अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद गांव में इवान कुपाला नाम का पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है, जिसे साल की सबसे जादुई रात माना जाता है। लोगों का मानना था कि इस रात जिसके
जिसके साथ आप समय बिताते हैं वही जीवन भर आपका साथी बनता है। उत्सव के दौरान ग्रीशा गांव के संगीतकारों को नई धुन बजाना सिखाता है और सभी गांव वालों को एक साथ नाचने के लिए तैयार कर देता है। तभी अग्लाया उसके पास आती है और कहती है कि अब उसे उस तयशुदा शादी से पहले जितना डर लगता था उतना नहीं लगा। वह यह कहकर चली जाती है कि यह सब उसके लिए सहना अब बहुत मुश्किल हो गया है और आज रात वह झील में जाकर अपनी जान दे देगी। लेकिन ग्रीशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने की बजाय लीजा के पास चला जाता है। लीजा को उस पर तरस आ जाता है और वह उसकी बातें सुनती है। ग्रीशा उसे भविष्य की दुनिया और नई तकनीकों के बारे में बताने लगा है। जब वह खुद को समय का यात्री बताता है तो लीजा उस पर विश्वास करने की बात कहती है। तभी आर्त्यम वहां पहुंचता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब वह ग्रीशा का ध्यान लीजा से नहीं हटा पाता तो वह बताता है कि अग्लाया को झील के पास देखा गया है। ये सुनते ही ग्रीशा तुरंत समझ जाता है कि वह क्या करने वाली है और बिना देर किए झील की तरफ दौड़ पड़ता है। समय रहते वह अग्लाया को बचा लेता है और उसे वापस गांव ले आता है। लेकिन जब अग्लाया अपने प्यार का इजहार करती है तो ग्रीशा उसे मना कर देता है और वापस लीजा को ढूंढने निकल जाता है। जब वह उत्सव वाली जगह पहुंचता है तो लीजा वहां नहीं होती, इसीलिए वह सीधे उसके घर चला जाता है। जैसे ही ग्रीशा दरवाजे के पास पहुंचता है वहां छिपे सभी स्टेज कर्मचारी जल्दी से अपनी जगह बदल लेते हैं ताकि उसका शक न हो। ग्रीशा लीजा से कहता है कि वह पूरी रात उसके साथ बिताना चाहता है ताकि यह पता चल सके कि त्योहार की कहानी सच है या नहीं। लेकिन लीजा उसकी बात ठुकरा देती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन लेव कहानी में बदलाव करने का फैसला करता है। अब अग्लाया की जगह लीजा को ग्रीशा की नई प्रेमिका बनाया जाता है और वह भी अभिनय करने लगी है। लीजा को ग्रीशा ज्यादा पसंद नहीं था और वह उसके साथ कोई रोमांटिक दृश्य करने के लिए भी तैयार नहीं होती, लेकिन वह चाहती थी कि ग्रीशा एक अच्छा इंसान बन जाए। दूसरी तरफ एलेक्सी अपनी गर्लफ्रेंड को ग्रीशा के साथ इतना समय बिताते देकर बिल्कुल खुश नहीं था। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ लाया जाता है। इसमें एलेक्सी एक घमंडी रईस के बेटे का किरदार निभाता है जो शराब पीकर शहर में हंगामा करता है और शेरिफ को घायल कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि एक रईस होने के नाते उसे सब कुछ करने का अधिकार है। शुरुआत में ग्रीशा उसे देखकर जलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि एलेक्सी ने खूब मजे किए हैं, लेकिन उसका नजरिया तब बदल जाता है जब दिमित्री अपने बेटे की जगह सजा भुगतने के लिए ग्रीशा को कहता है। पहले तो ग्रीशा साफ मना कर देता है, लेकिन जब दिमित्री उसे आजादी और अच्छा खाना देने का वादा करता है तो वह मान जाता है। इस बार खाना मिलने पर वह उसे अकेले नहीं खाता बल्कि आर्त्यम के साथ भी बांटता है। उधर अनास्तासिया और लेव के बीच फिर से रिश्ते सुधरने लगे हैं। यह देखकर पावेल को लगता है कि शायद दोनों दोबारा साथ आ जाएंगे, लेकिन लेव हंसते हुए कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि अनास्तासिया अब पावेल से प्यार करती है। यह सुनकर पावेल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उनके बीच सिर्फ एक साधारण रिश्ता है। अब वह खुद अपनी भावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसी बीच ग्रीशा को 24 कोड़े लगाए जाते हैं। अपने बेटे की यह हालत देखकर पावेल स्क्रीन पर ज्यादा देर तक नहीं देख पाता और वहां से बाहर चला जाता है। अनास्तासिया उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि लेव की योजना सच में असर कर रही है। वह बताती है कि लेव की बनाई हुई उंगली काटने वाली नकली घटना की वजह से ही उसने हमेशा के लिए धूम्रपान छोड़ दिया था। सजा पूरी होने के बाद ग्रीशा आजादी के कागज लेने जमींदार के घर पहुंचता है, लेकिन वहां दिमित्री नहीं होता बल्कि एलेक्सी मिलता है। वह ग्रीशा को जमीन पर गिरा देता है, उसे लात मारता है, उसके ऊपर थूकता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह कितना बड़ा बेवकूफ है जो सच में आजादी मिलने की उम्मीद कर रहा था। ग्रीशा गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और कुछ पल के लिए जवाब देने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यह देखकर लेव थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ग्रीशा हिंसा करेगा। उस दिन के बाद ग्रीशा पहले की तरह अस्तबल में काम करता रहता है, लेकिन अब वह लीजा के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है और धीरे धीरे उससे सच्चा प्यार करने लगता है। एक दिन दोनों साथ में टहल रहे होते हैं, तभी उन्हें आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ता हुआ दिखाई देता है। असल में वह वही ड्रोन था जिसका नियंत्रण कुछ देर के लिए खराब हो गया था। उधर कंट्रोल रूम में बैठे लोग तुरंत स्नाइपर को तैयार कर देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ड्रोन को गिराया जा सके। इधर लीजा ग्रीशा का ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि उसने बचपन से इस पक्षी को देखा है और वह इसे अपना रक्षक देवदूत मानती है। किस्मत अच्छी थी कि कुछ ही देर बाद तकनीशियन ड्रोन पर दोबारा नियंत्रण पा लेते हैं और उसे वहां से सुरक्षित हटा देते हैं। दूसरी तरफ एलेक्सी और अग्लाया दोनों ही अब इस कहानी से नाराज थे। अग्लाया को बुरा लग रहा था कि उसकी जगह लीजा को दे दी गई है, जबकि एलेक्सी अपनी गर्लफ्रेंड को ग्रीशा के साथ इतना समय बिताते नहीं देख पा रहा था। आखिरकार दोनों एक बग्घी के अंदर छिपकर मिलते हैं, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे ग्रीशा और लीजा उन्हें देख लेते हैं। ये देखकर लीजा का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे अपने प्रेमी की बेवफाई का सच पता चल जाता है। वहीं ग्रीशा को लगता है कि शायद उसने भाई बहन को गलत हालत में देख लिया है। इस घटना के बाद लेव, एलेक्सी और अग्लाया
दोनों को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर देता है। उस दिन के बाद लीजा बहुत उदास रहने लगती है। उसे खुश करने के लिए ग्रिशा उसके लिए एक खूबसूरत सरप्राइज तैयार करने का फैसला करता है। अग्लाया के लिए यह सब सहना अब मुश्किल हो चुका था। इसके बाद ग्रिशा पूरे अस्तबल को मोमबत्तियों से सजा देता है और लीजा के लिए अपने हाथों से एक खास डिनर तैयार करता है। दोनों एक ही कांटे से खाना खाते हैं और फिर रात में खुले आसमान के नीचे बैठकर तारों को देखने लगते हैं। उसी दौरान ग्रिशा पहली बार अपने दिल की बात कहता है। वह कहता है कि अगर वह सच में आजाद होता तो लीजा से ही शादी करता। फिर उसे याद आता है कि कैसे आजादी के नाम पर उसके साथ धोखा हुआ था। वह मानता है कि वह अलेक्सी को मारना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अलेक्सी में उसे अपना ही पुराना घमंडी चेहरा दिखाई दिया। ग्रिशा की यह बात सुनकर लीजा बहुत भावुक हो जाती है और पहली बार उसे चूम लेती है। उधर असली दुनिया में अग्लाया एक मशहूर टीवी शो पर पहुंच जाती है और पूरी दुनिया को बताती है कि ग्रिशा का अपहरण किया गया है और उसके साथ एक नकली गांव में अत्याचार किया जा रहा है। यह खबर फैलते ही पुलिस जांच शुरू कर देती है। पावेल यह देखकर घबरा जाता है और चाहता है कि पूरा प्रोजेक्ट तुरंत बंद कर दिया जाए, लेकिन लेव उसे रोकता है। वह कहता है कि अभी समय बाकी है और ग्रिशा के लिए आखिरी परीक्षा अभी होना बाकी है। क्योंकि ग्रिशा अब तक इस नकली दुनिया का सच नहीं समझ पाया था, इसलिए लेव एक नई योजना बनाता है। वह गांव पर मंगोलों का हमला करवाने का फैसला करता है ताकि देखा जा सके कि ग्रिशा अब पहले जैसा स्वार्थी इंसान है या सच में बदल चुका है। इसी बीच ग्रिशा और लीजा साथ बैठे होते हैं। तभी लीजा उससे कहती है कि अगर किसी वजह से दोनों कभी अलग हो जाएं तो वह सिर्फ इतना याद रखे कि उसके लिए यह सब कभी अभिनय नहीं था, बल्कि हर एहसास बिल्कुल सच्चा था। तभी आर्टियम दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और बताता है कि मंगोलों ने गांव पर हमला कर दिया है। यह सुनते ही ग्रिशा कहता है कि उन्हें दूसरी तरफ भाग जाना चाहिए ताकि जान बच सके, लेकिन आर्टियम लेव की बताई हुई बात दोहराता है कि अगर गांव के सभी लोग वापस नहीं गए तो मंगोल पूरा गांव जला देंगे। ये सुनकर ग्रिशा मजबूर होकर उसके साथ वापस चल पड़ता है। उधर गांव में मंगोलों का सरदार अपने लोगों के साथ पहुंच चुका होता है। उन्हें ढेर सारा खाना दिया जाता है, लेकिन उनका सरदार एक लड़की की भी मांग करता है। वह भीड़ में से एक लड़की चुन लेता है। लड़की का पिता तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आ जाता है। उसकी बहादुरी देखकर मंगोल उसे अपने एक योद्धा से लड़ने का मौका देते हैं, लेकिन वह लड़ाई हार जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है। उसकी कुर्बानी के बाद उसकी बेटी बच जाती है। अब सरदार दूसरी लड़की चुनता है और इस बार उसकी नजर लीजा पर पड़ती है। लीजा बार बार ग्रिशा को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन डर के कारण ग्रिशा वहां से भाग जाता है। ये देखकर पावेल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि सारी मेहनत बेकार हो गई और अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। ऊपर से पुलिस भी रास्ते में होती है, लेकिन लेव अब भी भरोसा रखता है कि ग्रिशा आखिरी समय पर सही फैसला जरूर करेगा। भागते हुए अचानक ग्रिशा के ऊपर वही उड़ता हुआ ड्रोन दिखाई देता है जिसे वह लीजा का रक्षक फरिश्ता समझता था। उसे लगता है कि यह ऊपर से मिला एक संकेत है। अगले ही पल वह घोड़े पर सवार होता है, लीजा की पुरानी लकड़ी उठाता है और पूरी रफ्तार से वापस गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वह मंगोलों पर हमला कर देता है। वह उनके सरदार के सिर पर जोरदार वार करता है, फिर लीजा को घोड़े पर बैठाकर वहां से तेजी से निकल जाता है। उसी समय पुलिस फिल्म के सेट पर पहुंच जाती है। क्योंकि ग्रिशा वहां मौजूद नहीं होता, इसलिए पावेल, अनास्तासिया और लेव आसानी से पुलिस को यह कहकर बहला देते हैं कि यहाँ सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। पुलिस उनकी बात मान लेती है और बिना किसी को गिरफ्तार किए वापस चली जाती है। इधर ग्रिशा और लीजा घोड़े पर सवार होकर गांव की सीमा पार कर जाते हैं। तभी उन्हें अचानक एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। यह देखकर ग्रिशा पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि यह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग चीज होती है। लीजा उसे पूरी सच्चाई बताने ही वाली होती है कि तभी छिपा हुआ स्नाइपर उसे बेहोशी की गोली मार देता है और ग्रिशा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है। उसके सामने उसका पिता पावेल खड़ा होता है। वह ग्रिशा से कहता है कि कार दुर्घटना के बाद वह 3 महीने तक कोमा में था और जो कुछ उसने देखा वह सिर्फ एक सपना था। पावेल ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसे इस पूरे मामले की कोई जानकारी ही न हो। लेकिन अब ग्रिशा पहले वाला इंसान नहीं रह गया था। वह फिर से अपनी पुरानी अमीरों वाली जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। वह अपनी महंगी कार भी कैप्टन सेम्योनोव को दे देता है ताकि अपने पुराने व्यवहार की भरपाई कर सके। एक रात क्लब में उसकी मुलाकात एलेक्सी और अग्लाया से होती है। वह उनसे लीजा के बारे में पूछता है, लेकिन दोनों ऐसे दिखाते हैं जैसे वे उसे जानते ही नहीं। यह देखकर ग्रिशा पूरी तरह टूट जाता है। वह उनसे माफी मांगकर वहां से जाने लगता है। उसकी हालत देखकर दोनों को उस पर तरस आ जाता है और वे आखिरकार उसे लीजा के बारे में बता देते हैं। अगले दिन वे ग्रिशा को उसी रैंच पर ले जाते हैं जहां फिल्म के लिए घोड़े रखे गए थे और जहां लीजा काम करती थी। इतने दिनों बाद जैसे ही ग्रिशा लीजा को देखता है वह भावुक हो जाता है। वह उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है कि क्या जो कुछ उसने कहा था वह सच था और क्या उसके लिए भी यह सब सचमुच असली था। लीजा मुस्कुराकर हाँ कह देती है। इतना सुनते ही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर एक दूसरे को चूमते हैं। इसी पल से दोनों की नई जिंदगी और नया रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद ग्रिशा अपने पिता पावेल और अनास्तासिया की शादी में लीजा को अपने साथ लेकर जाता है। वहां वह अपने पिता का दिल से धन्यवाद करता है, क्योंकि उसी अजीब योजना ने
उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी और उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था। इसके बाद यही प्रोजेक्ट आगे भी चलता रहता है। अब दूसरे बिगड़े हुए अमीर लड़कों को भी उसी नकली गांव में लाया जाता है ताकि उन्हें जिंदगी की असली कीमत समझाई जा सके। इस बार ग्रिशा भी इस काम का हिस्सा बन जाता है और दूसरे लोगों को बदलने में उनकी मदद करता है। इसी के साथ इस शानदार फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है।